जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.11 जिसमें वो हमें कहता है कि लेट कीजिए एक्स ऑफ टी आपको दिया गया है यू ऑफ टी माइनस 3 माइनस यू ऑफ टी माइनस 5। तो बच्चों यू से आप सब जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन बनता है, तो यहाँ पे कुछ टाइम शिफ्ट के साथ यूनिट स्टेप फंक्शन लिए गए थे, तो इन दोनों को माइनस करके जो रिजल्टेड आएगा वो हमारा एक्स ऑफ टी होगा। तो लिहाजा समझते हैं इसकी बात को, यानी कि ये हमसे क्या कहना चाहता है, किस हद तक रहना चाहता है, ये सारी बातें कि लम्हे में चले जाती हैं। चले हम बात करते हैं जो भी बनती है फिर। तो देखो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यू ऑफ टी माइनस 3 क्या होगा। टी माइनस 3 मतलब थोड़ा सा टाइम शिफ्ट लिया गया। टी माइनस 3 को हम टी नॉट की इक्वल रख के देखेंगे कि टाइम में क्या फर्क आएगा। देखो टी नॉट में प्लस 3 कर दिया जाएगा, यानी कि जहां पे आपको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन सिंपल जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इतना आप सब जानते हैं ना, जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा होता है। तो यानी जीरो में हम प्लस 3 करेंगे तो हमारा वही फंक्शन जो है, यानी कि हमारा वही जो सिग्नल है वो जीरो की बजाय 3 से ऐसे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने दूसरा रजिस्टर लिया ताकि आपको यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जीरो था, ठीक है। जीरो के ऊपर उसकी जो सिंपल यू ऑफ टी होता है उसकी जो मतलब क्या होती है, अपने पास क्या नाम है बच्चों, मैग्नीट्यूड, वहां से 1 शुरू होती है और ऐसे सो ऑन वो इन्फिनिटी तक चलता जा रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो सिग्नल है वो है यू ऑफ टी माइनस 3, ठीक है। यू ऑफ टी माइनस 3 क्या करेगा जीरो में, यानी कि हमें प्लस 3 करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई कि टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 3 आ गया, क्योंकि ये नीचे जो वैल्यूज होती हैं बच्चों ये टी नॉट की फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिसे हम टी नॉट से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जीरो में प्लस 3 करेंगे तो वो 3 का टाइम शिफ्ट आ जाएगा, यानी कि हमारा जो सिग्नल पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा था वो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा। यू यानी कि जो हमारा सिग्नल है यू ऑफ टी माइनस 3 वो 3 से स्टार्ट होता है और ऐसे ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक चलता रहता है। अब दूसरा सिग्नल जिसमें से माइनस हो रहा है बच्चों, यू ऑफ टी माइनस 5 है, तो वो क्या होगा, देखो बच्चों यू ऑफ टी माइनस 5, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो इसके अकॉर्डिंग टी नॉट में जो मतलब कि टी की वैल्यूज में जो फर्क आना वो ये है कि टी नॉट में प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि हम टी माइनस 5 को टी नॉट के इक्वल रख के देखेंगे, फिर आपको पता है माइनस 5 दूसरी जानिब जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला सिग्नल बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, जीरो में प्लस 5 करें तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्ट 5 पे। तो ये सिग्नल ऐसे आएगा कुछ, देखें ये हमारे पास है यू ऑफ टी माइनस 5, तो जीरो के ऊपर ये मैग्नीट्यूड मैंने 1 मेंशन कर दी। देखो बच्चों इसकी वैल्यू 1 पे भी जीरो हो गई, 2 पे भी जीरो हो गई, 3 पे भी जीरो हो गई, 4 पे भी जीरो हो गई और डायरेक्ट 5 से आगे स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जीरो में प्लस 5 करेंगे तो वो 5 से फिर आगे सिग्नल ऑनवर्ड ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो जरा बच्चों, अब गौर करना, अब हम यहाँ पे एक्स ऑफ टी ड्रा करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको 2 सिग्नल नजर आ रहे हैं ना, तो देखो 4 एंड 5, हाँ जी बिल्कुल। तो देखो बच्चों जरा गौर करें कि वहां पे क्या है जी, वहां पे उसके 3 के ऊपर उसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है जी। ये दोनों आपस में माइनस हो रहे थे, एक्स ऑफ टी बराबर था यू ऑफ टी माइनस 3 में से माइनस हो रहा था यू ऑफ टी माइनस 5, यानी इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में लड़ेंगी, यानी कि कह लो बिरबराएंगी। तो देखो 3 के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यानी आ गया 1 माइनस इसकी 3 के ऊपर मैग्नीट्यूड 0 है, यानी कि 3 के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड मिल गई 1। तो ये देखो एक्स ऑफ टी अभी आपके सामने अब ड्रा होने लगा है, ये देखो बच्चों, ये टी और ये मैंने इसको नाम दे दिया एक्स ऑफ टी, ठीक है बच्चों। तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है, 1 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 है, 2 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 है, बट 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है। आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। आगे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 4 के ऊपर भी यही सीन है कि 4 के ऊपर उसकी वैल्यू देखो, 4 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है यू ऑफ टी माइनस 3 की, और इसकी वैल्यू 4 के ऊपर 0 है, तो 1 माइनस 0 फिर से हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि 4 के ऊपर भी हमारी वैल्यू 1 एज इट एज कांस्टेंट चलती आ रही है। जब 5 की बात करते हैं तो 5 के ऊपर दोनों की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, लेकिन 5 से पहले तो यही सीन था ना। देखो 5 इसके 5 के पॉइंट से पहले पहले यही सीन है कि उसके हर पॉइंट पे वैल्यू 1 और इसकी हर पॉइंट पे वैल्यू 0, यानी कि 5 तक इसकी वैल्यू ऐसे ही एज इट एज चलती आ रही होगी, लेकिन जो ही हम 5 पे पहुंचेंगे इसकी वैल्यू एकदम से 0 हो जाएगी। कैसे, देखो क्योंकि बच्चों देखो आगे का सारा सिग्नल देखो उसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, तो एज इट एज ऐसे आगे वाला सिग्नल कैंसिल हो जाएगा, ये जब माइनस होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आगे का सिग्नल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना सिग्नल रहेगा जो आपका रिजल्टेंट है, जो मैंने ड्रा कर दिया है यहाँ पे। ओके हो गया बच्चों, तो ये आ गया आपका एक्स ऑफ टी। अब बात आती है एच ऑफ टी, हमें क्या दिया गया। एच ऑफ टी बच्चों आपके बुक वाले ने दिया हुआ है ई की पावर, एच ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3 टी यू ऑफ टी। तो ये चीज़ मेरे अजीज आपके सामने है बच्चों, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल इसने हमें दिया हुआ है जो कि यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब बच्चों आप सब जानते हो कि जब एक सिग्नल यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई होता है यूनिट स्टेप फंक्शन से, तो आपको पता ही है इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट में यूनिट स्टेप फंक्शन की मैग्नीट्यूड 0 होती है, यानी कि 0 से पहले वाला जितना पार्ट होगा एक्सपोनेंशियल का वो सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर e की पावर ए टी जो होती है, जब a आपका ग्रेटर देन, यानी कि अब देखो या वो बात यार वैसे मुझे करनी नहीं चाहिए, वो वैसे ही डन हो जाएगी, आपको वैसे ही उस चीज़ की समझ आ जाएगी। बच्चों देखो ए की यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ए की जो वैल्यू है, चलो आपको समझा देता हूँ। देखो ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास लेस देन 0 -3 है। जो जब ए की वैल्यू 0 होती है तो हमारा सिग्नल हमेशा डिकेइंग होता है, इतना आप सब जानते हो, ठीक है। हमारा सिग्नल होता है डिकेइंग, तो यहाँ पे भी यही होगा, एच ऑफ टी जो होगा वो एक डिकेइंग सिग्नल होगा, बट बिकॉज ऑफ यू ऑफ टी के होने की वजह से हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह से बनेगा। देखें डिकेइंग जो सिग्नल बनेगा,
देखिए बच्चों ये सिग्नल मैं ड्रा करने लगूँ एच ऑफ टी के सिग्नल को, 0 से इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, ठीक है, और सो ऑन ऑनवर्ड ये भी चलता रहेगा क्योंकि यू ऑफ टी आपको पता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो लिहाजा बच्चों देखो मैं 0 से इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूंगा, देखिएगा जरा 0 एच ऑफ टी हम ड्रा करने लगे हैं, ठीक है। देखिए जब मैं 0 पुट करता हूं तो ई की पावर 0 आ जाएगी जो कि 1 होता है और इसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 रहती है हर पॉइंट पे, यानी कि 0 के ऊपर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि 1 है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने पॉजिटिव साइड पे बढ़ते जाना है, तो देखो पॉजिटिव साइड पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अब पता क्या होगा, इसकी पावर माइनस की फॉर्म में बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई हुई है चैप्टर 1 के अंदर, जब माइनस इसकी ए की वैल्यू अगर माइनस में हो यानी कि लेस देन 0 हो तो आपका सिग्नल हमेशा डिकेइंग होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिकेइंग सिग्नल, यानी कि ये वक्त के साथ साथ ऐसे डिके करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। डिके का ये मतलब है यानी कि ये 0 के कह लें कि आसपास रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अब जो उसकी मांग है हमसे, मतलब वो हमसे चाहता क्या है, वो हमसे चाहता है एज उसके अंदर कि आपने बच्चों से y ऑफ टी फाइंड आउट करके देना है जो कि बराबर है x ऑफ टी की कन्वोल्यूशन बच्चों किसके साथ, h ऑफ टी के साथ। अब आप सब इस चीज का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, वो मैं आपको पहले यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊंगा, रुके। ये x ऑफ टी आ गया, ठीक है बच्चों, और साथ में क्या आ गया, h ऑफ टी। तो बच्चों इसका फार्मूला आप सब जानते हो, वो होता है इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टा, h ऑफ टी माइनस टा एंड डी टा। दिस इज योर मेजर फार्मूला। तो ये फार्मूला बच्चों देखें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब जो मतलब कि यहाँ पे हमें चीज़ तंग करने वाली है वो क्या हो सकती है, वो आपको बताने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता तंग क्या चीज़ करेगी, वो ये है बच्चों, देखो हमें एक तो एक्स ऑफ टा चाहिए सिग्नल ना कि एक्स ऑफ टी चाहिए, और दूसरी तरफ एच ऑफ टी माइनस टा चाहिए ना कि एच ऑफ टी चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ों की चेंजिंग हम करेंगे, जरा देखें। एक्स ऑफ टी को बच्चों मैं एक्स ऑफ टा वैसे ही बना सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे बस टी को रिप्लेस कर दूंगा टा के साथ। तो ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दो सिग्नल ड्रा करूँ, आपको वैसे 2 सिग्नल ड्रा करने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। यानी एक और सिग्नल ऐसा ड्रा करना पड़ेगा जहां पे आपको टी को टा से रिप्लेस करना होगा एक्स ऑफ टी में। अब देखो एच ऑफ टी में पहले मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपने टी को टा से रिप्लेस करना होगा, लेकिन उस टा को माइनस टा से रिप्लेस करना होगा, ये असल में चक्कर है। तो जरा गौर कीजिएगा, माइनस टा से रिप्लेस करने का क्या मकसद है बच्चों, देखो पहले जब मैंने इस टी को टा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो मैंने यहीं पे डन कर दिया, यहीं पे, यानी कि टी को टा से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे चाहिए माइनस टा। माइनस टा क्या मतलब होता है बच्चों, जब हम, आपको याद होगा एक्स ऑफ माइनस टी करते थे तो उसका मतलब होता था इसका टाइम रिवर्सल लेना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमें इसका टाइम रिवर्सल लेना होगा एच ऑफ टा का। तो देखें फिर ये सिग्नल कैसा दिखाई देगा आपको, ये मैं यहाँ पे बच्चों ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें, ये वैल्यू जहाँ पे आगे पॉजिटिव साइड पे जा रही थी वहां पे ये उल्टा अब नेगेटिव साइड पे जाएगी। देखिए इसके इनिशियल पॉइंट 0 है ना, 0 को जब मैं माइनस से जरब दूंगा ये 0 ही रहेगा, यानी कि 0 के ऊपर ही ये वैल्यू स्टार्ट करेगी 1 से, देखिए ये 1, ठीक है। अब ये आपका सिग्नल बनने लगा एच ऑफ माइनस टा। ये जो अभी मैं तरीका लेके आऊँ बच्चों, इससे आप कंफ्यूज नहीं होते, दैट्स वाई मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा, जिस बंदे ने ये तरीका निकाला ना, काफी काम का तरीका। ये देखिए यहाँ पे तो टा ही मेंशन होगा। अब देखो दूसरा इसका पॉइंट था इन्फिनिटी। बच्चों देखो इन्फिनिटी को जब मैं माइनस से जरब दूंगा तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी कि अब आपका सिग्नल माइनस इन्फिनिटी की तरफ इस तरह से डिके करता जा रहा है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। दिस इज योर लास्ट पॉइंट विच इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से आप आगे मेंशन करते हो कि आपके पास आ गया एच ऑफ माइनस टा, लेकिन अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ, आपको चाहिए एच ऑफ टी माइनस टा कन्वोल्यूशन करने के लिए। दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें पास टी जमा होने वाली बात है, इसमें टी जमा कर दूं तो लिहाजा काम मेरा हो जाएगा। तो देखो बच्चों मैं टी जमा करने लगूँ, आपके सामने सारा काम कर रहा हूँ, तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये देखें ये अब आ गया आपके पास एच ऑफ टी माइनस टा। तो देखें ये कैसे स्टार्ट होता है, ये मैं लेट से बच्चों यहाँ पे 1 रख देता हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मेरे पास 1 मैग्नीट्यूड रखी है। देखें जो पॉइंट हमारा आगे 0 के ऊपर था, अब हमने क्या किया, टा की वैल्यूज में माइनस टा की वैल्यूज में टी जमा किया है, तो 0 के अंदर भी टी जमा होगा। देखो बच्चों 0 में जब प्लस टी कर देंगे तो ये 0 की बजाय टी के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ से थोड़ा आगे मूव कर जाएगा इस तरफ, तो ये टी से स्टार्ट होगा। इसी वजह से मैंने वहां पे निशानदही नहीं की। अब ये ऐसे देखो 0 के ऊपर, यानी कि 0 के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड अगर 1 थी, तो जब 0 के अंदर टी जमा हुआ तो ये मतलब कि आगे मूव हुआ, तो वहां पे भी इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। लेकिन अब ऑनवर्ड बच्चों देखो इन्फिनिटी में आप टी जमा करोगे, लेकिन इन्फिनिटी जो होती है ना, उसमें कोई भी चीज जमा कर लो वो इन्फिनिटी ही रहती है। दैट्स वाई आप बस ये करोगे, उसमें टी आपने उसमें भी जमा किया है, लेकिन बस बच्चों आप मेरी बात समझ गए होगे। मैं ये कहना चाहूंगा जो इन्फिनिटी है वो खुद को अपने बलबूते पे कायम रखती है, दैट्स वाई वो माइनस इन्फिनिटी ही आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास सिग्नल आ गया और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपको पता है कन्वोल्यूशन कैसे करवाई जाती है। ये जो आपने सिग्नल लिया है एच ऑफ टी माइनस टा, आपने इसके केसेस बना लेने हैं। एक ऐसा केस जिसके अंदर आपका जो एक्स ऑफ टा है वो एच ऑफ टी माइनस टा के साथ बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आप समझ लो बच्चों, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया था, ये जो मेरा अडॉप्टर है यही मेरा ये एच ऑफ टी माइनस टा वाला क्या है जी, ग्राफ है, ठीक है। तो मैं इसके केसेस आपको समझाता हूं। देखें अब हम वाई ऑफ टी की वैल्यूज लिखने लगे, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, बच्चों यहां पे मैं इसकी वैल्यूज लिखूंगा। देखो व्हेन
अवर टी इज लेस देन जीरो, यानी कि जब हमारा टाइम जीरो से छोटा होगा तो क्या हुआ, जब टाइम जीरो से छोटा होगा तो देखो ये नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करता है हमारा ग्राफ एच ऑफ टी माइनस टा का। तो कोई इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग आ रही है, कोई ओवरलैपिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ना ये वाला, ये देखो ये नेगेटिव साइड पे है जबकि ये इस साइड पे, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई इन दोनों में कोलैप्स नहीं आ रहा, मतलब कोई ओवरलैप नहीं आ रहा। दैट्स वाई जब टी आपका लेस देन जीरो होगा तो इसको वैल्यू जीरो मिलेगी वाई ऑफ टी को, यानी कि रिजल्टेंट को। अब बच्चों मैंने आपको बोला था केस वन में आपने नो ओवरलैप करना है, मतलब कि टाइम को जीरो से लेस देन रख के नो ओवरलैप कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में आपने सम हाफ ओवरलैप करना है। हाफ ओवरलैप का क्या मतलब होता है ये मैं आपको डॉटेड लाइन में समझाने लगूं, यानी कि लेट से अब हम ये कह देते हैं उसको कि हम बच्चों ग्राफ को उठा के ना इसको हमने इतना खींचा, आपको पता है ये एक बंदा खींच रहा होता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी या प्रीवियस एग्जांपल्स में, वो आपको ना ज्यादा इजी नहीं रहती। दैट्स वाई मैं अब एग्जैक्ट केसेस बना चुका हूँ, केसेस के थ्रू आप ज्यादा इजीली समझ लेते हो। तो देखो अब हमने पता क्या करना है, इस ग्राफ को ना बच्चों इतना मतलब कि टाइम शिफ्ट इसमें ले आना है कि ये कह लो यहाँ कहीं पे लेट से हमने कहा कि हाफ ओवरलैप कर गया हमारा एरिया, ठीक है बच्चों, ये ऐसे आ गया। देखो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये टी वाली लाइन, ये हम यहां तक ले आए हैं, ठीक है, यहां तक, और अब ये ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है। तो देखो कितना ओवरलैप एरिया आ गया, यानी कि इन दोनों इस एक्स ऑफ टा में और एच ऑफ टी माइनस टा में उस वक्त कितना ओवरलैप आ गया होगा, यानी कि ये शेप में बच्चों हमने आगे पीछे इसको मूव किया है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको एक्स ऑफ टा वाली शेप में ड्रा करके दिखा रहा हूं इसकी शेप, मतलब ये कहां पे हम ले गए होंगे, यानी कि ये सेकंड केस है। सेकंड केस में हम हाफ ओवरलैप ले आते हैं। देखो मैंने इस डायग्राम को पूरा ओवरलैप नहीं किया इसके साथ, ये एच ऑफ टी माइनस टा की डायग्राम के साथ मैंने उसकी हाफ डायग्राम ओवरलैप किया। मैं एक ऐसा केस फिर आगे बनाऊंगा जो इसका थर्ड केस होगा, इस डायग्राम को इस इतना मतलब कि सेट कर चुका हूं, ये पूरी की पूरी इसमें ओवरलैप हो चुकी होगी। तो देखो बच्चों इस केस के अंदर ये इतना एरिया ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ओवरलैप एरिया की इक्वेशन लिखना चाहें तो देखिए कैसे आएगी, ये मुझे निकालनी होगी रफ अमल में, ठीक है। यहां पे मैं नीचे नहीं निकाल सकता। देखें वाई ऑफ टी आपके पास क्या आया हुआ था, जरा गौर कीजिएगा। पहले हम ना लिमिट्स नहीं लिखेंगे बच्चों, सिंपल इसका इंटीग्रल निकालेंगे, क्या निकलता है। देखें एक्स ऑफ टा आपके पास क्या है, एक्स ऑफ टा आपके पास सिंपल उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड पुट करनी है, ठीक है 1। उसके बाद जो एच ऑफ टी माइनस टा है उसकी मैग्नीट्यूड बच्चों आपके पास क्या है, देखें एच ऑफ टी माइनस टा, यानी कि आपने टी को रिप्लेस कर देना है टी माइनस टा से, तो आपको इसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो देखें ई आपका आ जाएगा ई की पावर -3 और टी की जगह आ जाएगा टी माइनस टा, ठीक है। एक ये पॉइंट बस आपको याद रहना चाहिए। और साथ में बच्चों देखो यू ऑफ टी की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है, ठीक है, और साथ में डी ऑफ टा। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, फिर आपने लिमिट्स वगैरह पुट करनी है हर पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए इंटीग्रल आप बार बार निकालोगे वो काम अच्छा नहीं है। देखो बच्चों कोई भी ई, अब ये सिंपल आ रहा है ई की पावर -3 टी, ठीक है, इस तरह से आ रहा है ये देखो ई की पावर बच्चों देखो -3t, ये एक कांस्टेंट समझा जाएगा क्योंकि टा के अकॉर्डिंग इंटीग्रल लिया जा रहा है। दैट्स वाई ये ई की पावर -3t शुरू में बाहर निकल गया और यहाँ पे सिर्फ रह गया ई की पावर -3 टा, सॉरी माइनस नहीं +3 टा हो गया क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर गया, ठीक है बच्चों। तो साथ में डी टा, अब आप इसका इंटीग्रल ले लो तो इंटीग्रल क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा ई की पावर -3t। आपको पता है एक दफा एज इट एज लिखा जाता है ई की पावर -3 टा, और इसके पावर के साथ यानी कि इसके वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है कांस्टेंट वो बटे में आ जाता होता है, तो इसके बटे में 3 आ गया। अब बच्चों ये इसका इंटीग्रल है, साथ में जो भी लिमिट्स हुआ करेंगी वो आपने यहाँ पे पुट करके इसको फाइंड आउट करते जाना। तो देखो यहाँ पे इसकी क्या लिमिट्स हैं जो अभी हमने देखी, जो मतलब कि इसको ओवरलैपिंग एरिया में आ रही है वो है बच्चों देखो एक डिफाइन है टी और दूसरी है 3, क्योंकि ओवरलैपिंग के एरिया में एक टी यहाँ पे आ रहा है एक 3 आ रहा है, यानी कि इसकी जो ओवरलैपिंग एरिया की लिमिट्स है वो 3 से स्टार्ट होती है और टी पे एंड होती है। तो 3 से स्टार्ट और टी पे एंड, ये आपने इसमें पुट कर देनी है। तो देखो फिर आपको क्या रिजल्टेंट में मिलता है, विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों ई की पावर -3t ओवर 3, ये हमारे पास यहीं पर आ गया और यहाँ पे अंदर लिमिट्स पुट होना स्टार्ट हो गई। पहले तो अपर लिमिट पुट हुई ई की पावर 3t आ गया क्योंकि अपर लिमिट टी है, टा की जगह ये लिमिट्स पुट होगी। फिर दूसरी लिमिट पुट होगी माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह टा की जगह जब 3 पुट करेंगे बच्चों क्या होगा 3 3 पर 9 हो जाएगा, यानी कि ई की पावर 9 आ जाएगी। तो ये आपके पास बन गया। तो देखो बच्चों ये आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखने लगा, देखें जब ये दोनों आपस में अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ई की पावर -3t, जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो देखो दोनों पावरें, ये है -3t वो है +3t, -3t + 3t 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 क्या होती है 1/3 आ जाएगा पहले केस में 1/3 और आगे माइनस, आगे देखो बच्चों क्या होगा, ये फिर से बेसिस सेम तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ई की पावर बन जाएगी -3t + 9 और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। अब इनकी बच्चों हमने टाइम की लिमिट बतानी है। देखें टाइम हमारा जो है बच्चों कहाँ से लेके कहाँ तक है ये हमें जानना होगा। देखो ये हमें हमेशा कैसे पता चलता है, जरा गौर कीजिएगा। ये बच्चों आप हमेशा ओवरलैप के एरिया में से बताते हो। देखो इसके ओवरलैप के एरिया को चेक किया जाए तो इसका जो सिर्फ एक पॉइंट टी है जो हमें यहाँ पे डिफाइन नजर आ रहा है टी। तो देखो हमने पता है क्या करना है, टी के दोनों ओवरलैपिंग एरिया के ना इर्द गिर्द हमने ऐसे साइन लगा देना होता है, ऐसे ये जो मतलब कि लेस देन वाला होता है, ठीक है, लेस देन वाला साइन लगाना होता है दोनों तरफ। यहाँ पे एक लगाना था मुझे, एक यहाँ पे लगाना था, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे मैं लगा तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे लगाने का फायदा को नहीं है क्योंकि ये हिस्सा अभी ओवरलैप से बाहर है, ये ओवरलैप में नहीं आया, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं लगेगा। तो देखो इसकी लिमिट फिर क्या बन जाएगी, टी इज ग्रेटर देन 3,
ठीक है, हमारा टाइम जो है वो 3 से ग्रेटर है, ये इसकी लिमिट बनती है बस, यानी कि इसकी लिमिट सिर्फ 1 बनती है। अब बच्चों आ जाओ दूसरी तरफ, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था इसके बाद आ जाता होता है तीसरा केस। तीसरे केस में हम क्या करते हैं, पूरी शक्ल को ओवरलैपिंग एरिया में ले जाते होते हैं। तो उस केस में देखें फिर क्या होगा हमारे पास बच्चों, और बच्चों सॉरी एक और चीज़, ये देखें यहाँ पे भी मैंने बोला ना साइन आएगा, ओवरलैपिंग एरिया चले ये नहीं है लेकिन मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं इस पूरी शेप को ओवरलैप में ले भी जाऊँ मुझे फिर से वही चीज़ ही मिलनी है, फायदा को नहीं होना, तो लिहाजा मैं इसको यहीं पे ये साइन दे देता हूँ। ये देखो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 5, ठीक है, यानी कि जब हमारा टाइम 3 और 5 के सेंटर में होता है तब हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में मैंने बच्चों क्या बोला, जब ये पूरी शेप को अपने एरिया में ओवरलैप के एरिया में ले जाएगा, यानी कि ये इसको क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि एक केस ऐसा हो सकता था कि हम बच्चों इस टी को यहां पे सेट करते, यानी कि यहां पे इसके बीच में सेट करके देते, ठीक है। तो उस केस में ऐसे बननी थी ये शेप, देखो ऐसे, यानी ओवरलैपिंग में ये इतना एरिया आ रहा होना था, ये सारे का सारा। तो इसमें 2 पॉइंट्स बच्चों डिफाइन होते थे, एक अपना टी और दूसरा 3। तो देखो फिर से लिमिट्स वही आ रही होनी थी, टी और 3, तो लिमिट्स जब सेम आ रही होनी थी आंसर फिर से सेम आना था। दैट्स वाई मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं उस केस को हल नहीं कर रहा, यानी जिस केस के अंदर हमारी अंदर लिमिट रहती है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, देखो इसकी वजह यह है क्योंकि जब बच्चों मैं टी को थोड़ा इससे आगे बढ़ाता हूं तो फिर से मुझे वही रिजल्टेंट मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो करने का फायदा नहीं होगा, वो रिजल्टेंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हुआ हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की कि टी जो हमारा है वो 3 और 5 के सेंटर में, यानी कि ये मैंने 2 केसेस एक साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये इसकी वजह है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम्स में तो आपने देखा हमें उस केस में तो मिलता था कुछ ना कुछ, पता क्यों इस केस में कुछ ना कुछ क्यों ना मिला, क्योंकि इसका बच्चों दूसरा पॉइंट जो है ना वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हमें तंग करती है, इन्फिनिटी ना होता, कोई पॉइंट डिफाइन होता तो फिर हमें यहाँ पे कोई एक डिफरेंट वैल्यू मिलती यहाँ पे एक और केस की, ठीक है। लेकिन देखो अब आगे आ जाओ, देखो आपको पता है फिर इसके बाद बच्चों कितने केस हुए हैं, 1 2 3, अब चौथे केस की बारी आती है। चौथे केस में हम क्या कहते हैं, जब पूरी की पूरी शक्ल को हमारा जो ग्राफ है वो ओवरलैप करके पार कर चुका होता है, ठीक है, मतलब कैसे एक क्रॉस इसके गुजर चुका होता है। तो फिर देखें इतना मतलब कि यहाँ पे हमारा वो आ चुका होगा ऐसे, तो फिर ये बच्चों पूरी की पूरी शेप ही ओवरलैपिंग में आ रही होगी ऐसे। तो पूरी की पूरी शेप तो ओवरलैप में आ रही है, लेकिन ये पॉइंट टी आपका अब यहाँ पे आ चुका हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी इज ग्रेटर देन 5, यानी कि जब आपका टी 5 से ग्रेटर हो जाता है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है हमें, देखें अगर हम ये साइन लगाते हैं तो टी इज ग्रेटर देन 5, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि जब टी की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो चुकी होगी। अब ये हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। देखो बच्चों आपने ओवरलैपिंग एरिया से लिमिट्स लगानी है, तो देखो ओवरलैपिंग का एरिया अगर चेक करें ना तो उसकी जो ओवरलैप जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट है 3 और जहां पे एंड हो रहा है वो है 5, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग का एरिया सिर्फ इतना 3 to 5। तो लिहाजा अब हमारी लिमिट्स में पता क्या फर्क आएगा, लोअर लिमिट है 3 और ये हायर लिमिट है 5, बस ये चेंज आएगा। आप इसको सॉल्व करो आपको इसकी इक्वेशन भी मिल जाएगी, और यही आपकी लिमिट है आखिरी, मतलब के फाइनल लिमिट। तो देखो बच्चों इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, देखें e की पावर -3t बाहर है, ठीक है, और बटे में 3 भी हमने बाहर निकाला। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देखें क्या होगा, e की पावर 3 into 5, 3 into 5 होगा, तो 3 ज़रबे 5 करें तो कितना होता है 15, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 3 into 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा e की पावर 9। तो इस तरह से आ गया। अब इनको अप्लाई करके आप इसको लिख दो, देखो बाहर मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो e की पावर बच्चों, देखो अगर मैं इसमें से वो कॉमन ले लूँ, क्या उसका नाम है अपने पास, ये देखो इसमें से -3 अगर कॉमन ले लिया जाए, पावर ऐसे ऐड होगी ना, देखिए -3t + 15 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में से अगर -3 कॉमन ले लिया जाए तो ये +t हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। तो ये देखिए मैंने -3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और अंदर आ गया t -5, ठीक है, t -5 और बटे में 3, और उसके बाद सेंटर में था माइनस, तो ये माइनस आया, और आगे देखो फिर से पावरें ऐड हो गई, -3t + 9 ऐसे आ गया, फिर से मैंने -3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया t -3, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा e की पावर -3 into t -3 over 3। तो ले बच्चों ये आपके पास आखिरी लिमिट आ गई, आगे आपने लिखना है 0 एल्सवेयर, यानी कि इसके बजाय कोई भी केस हो तो आपके पास रिजल्टेंट में 0 ही आएगा। तो ये आपका बच्चों y(t) था। मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आप इसको समझ चुके होंगे। ये जो है ना ये काफ़ी इजी होते हैं बच्चों, कोई इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। इसमें ज़्यादातर आपको ना कन्वोल्यूशन का ग्राफ आप ड्रा कर पाओगे, इतना कोई नहीं इसका ग्राफ ड्रा करना मुश्किल है। जो इसमें असल में उसने बस कंप्यूट की बोला हुआ है बच्चों, उसने ये नहीं बोला हुआ, देखें सॉरी, इसको ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो उसने सिंपल बोला हुआ है कंप्यूट करना था, हमने y(t) को कैलकुलेट करना था। जब वो कहता है ना स्केच, तो स्केच का मतलब होता है ग्राफ भी ड्रा कीजिए, लेकिन ग्राफ ड्रा नहीं करना। बीच उसमें आता है कि g(t) को मालूम करो कि आपने डेरिवेटिव ले लेना बच्चों x(t) का, फिर उसको आपने कन्वोलेट करना है h(t) के साथ। तो देखें उस केस में क्या होगा, अब ये आपकी बी यूज है, तो बी यूज में हमें डेरिवेटिव लेना होगा पहले x(t) का। तो बच्चों देखो x(t) का डेरिवेटिव लेना मतलब कि u(t - 3 और u(t - 5 का डेरिवेटिव लेना। और इतना याद रखना बच्चों, जब भी कभी यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है ना तो वो बराबर होता है यूनिट इंपल्स फंक्शन के। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डेल्टा की फॉर्म में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों देखो dx(t) over dt ये मैं लेने लगा हूं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने बोला क्या होता है,
यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है। तो देखो क्या होगा जी, ये u जो है हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा की फॉर्म में, डेल्टा t-3, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस डेल्टा t-5। तो बच्चों यही मैंने आपको प्रॉपर्टी से आगे हल करके दिखाया था एक केस। ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर 2.8। उसमें हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अप्लाई करके अपना केस सिंप्लीफाई कर दिया था। देखें वो कैसे सिंप्लीफाई किया था, अभी आपको समझ में आएगा। तो हम अभी चलते हैं केस कॉन्वोल्यूशन केस की तरफ। तो देखो कॉन्वोल्यूशन हमें क्या दी गई है, dx ऑफ t की हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है बच्चों h ऑफ t के साथ, कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। तो बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और उसके बाद इंपल्स प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो कि आपको मैंने आगे बताया इंपल्स प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए एक दफा आपके लिए रिपीट कर देते हैं, आप अपने शागिर्द हैं तो आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। x ऑफ t का अगर बच्चों कॉन्वोल्यूशन हो रहा हो किसके साथ, डेल्टा t-t0 के साथ, यानी कि इंपल्स फंक्शन में कुछ टाइम शिफ्ट डाला गया हो, तो वो डायरेक्ट उसकी कॉन्वोल्यूशन इसी तरह से होती है कि x ऑफ t-t0, यानी कि x के t में वो टाइम शिफ्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही बच्चों प्रॉपर्टी होल्ड होने वाली है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा t-3 माइनस डेल्टा t-5 की कॉन्वोल्यूशन हो रही है किसके साथ बच्चों, h ऑफ t के साथ, जो कि h ऑफ t है हमारे पास e⁻³ साथ में था u ऑफ t। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से बन के आ जाएगा। देखें जरा बच्चों, इसके साथ पहले कॉन्वोल्यूशन आई डेल्टा t-3 के साथ, जब इसकी मतलब कॉन्वोल्यूशन आपको पता ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये कॉन्वोल्यूशन ऐसे हो जाएगी। देखें डेल्टा t-3 कॉन्वोल्यूशन विद आ जाएगा हमारे पास e⁻³ के साथ u ऑफ t के साथ, और सेंटर में माइनस है, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर आ जाएगा डेल्टा t-5 कॉन्वोल्यूशन विद e⁻³ u ऑफ t। तो बच्चों ये वही काम होने लगा। देखें ये हमारे पास इस वक्त ये x ऑफ t है, ये x ऑफ t है, और ये हमारे पास डेल्टा है, तो लिहाजा टाइम शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, e की पावर हमारे पास ये t-3 अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आ जाएगा e⁻³ इंटू t-3, ठीक है, और आ जाएगा साथ में u ऑफ t-3, यानी कि जो अपना x ऑफ t की फॉर्म में था, h ऑफ t चाहे था, लेकिन डेल्टा के साथ जो भी चीज़ थी उसके अंदर टाइम शिफ्ट ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से इस तरफ भी बच्चों e⁻³ इंटू t-5 आ गया, और साथ में आ गया u ऑफ t-5, ठीक है। तो देखो तो बच्चों ये तो आपका काम डन हो गया। अब आगे हमने क्या करना है, अब ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसकी कन्वोल्यूशन पूरी डन नहीं हुई, मतलब कि अभी इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर इसकी कोई इक्वेशन भी बनती होगी, तो उस तरफ अभी जाना पड़ेगा। वो कैसे जाते हैं देखें बच्चों, देखें नेक्स्ट अब क्या होगा जी, ये आ गया हमारे पास इतना कन्वोल्यूशन तक का रिजल्ट। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हम इसी फॉर्म में इसका भी y ऑफ t बनाएंगे, ये y प्राइम t आप इसको कह लो, ठीक है। तो इसका बनाते हैं हम y प्राइम t, मतलब कि जो इसका रिजल्टेंट है उसको नाम दे देते हैं, यानी इन दोनों की कन्वोल्यूशन का y प्राइम t नाम दे देते हैं। तो देखो बच्चों होगा क्या, जरा गौर कीजिएगा। पहले हम t को अगर लेस देन 0 रख के देखें तो इन दोनों में देखें ये वाला सिग्नल जो है ना, ये वाला सिग्नल, ये वही सिग्नल है जो बच्चों +3 से स्टार्ट होगा। देखें ना इसमें भी यूनिट स्टेप फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि 3 के टाइम शिफ्ट के साथ है, यानी कि ये 3 से स्टार्ट हो रहा होगा बढ़ना आगे। तो लिहाजा ये बच्चों सिग्नल देखें, ये ut ऑफ -3 है, मैंने यहाँ पे ड्रा किया था आपके लिए, याद है ना। तो ये देखें ये वही सिग्नल है, ठीक है। इसका मतलब ये 0 से 3 तक के लम्हे में 0 रहता है, यानी कि 3 से पहले जब इसकी वैल्यू होती है तो ये 0 होती है। दैट्स वाई t जब हमारा लेस देन 0 होगा तब वैल्यू हमारे सिग्नल की 0 ही होगी। देखें व्हेन t इज लेस देन 0 देन वी गेट आल्सो 0, ठीक है। ये तो सेम हो गया y प्राइम t और y t में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जब हमारा बच्चों टाइम जो है वो 3 और 5 के दरमियान में होता है, इन दोनों के दरमियान आप रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा बच्चों, जब हमारा टाइम 3 और 5 के दरमियान में होता है तो ओवरलैपिंग एरिया में जो हमारा एरिया आ रहा होता है, देखें ये बात कर रहा है 3 और 5 के दरमियान का एरिया, ये देखें जरा मेरी बात जरा गौर से समझिएगा। 3 से 5 के दरमियान में अगर दोनों को देखा जाए ut ऑफ -3 और ut ऑफ -5 के को, तो क्या होगा 3 से 5 देखें ये ऐसे ही होगा। देखो 3 से 5 तक ut ऑफ -3 की वैल्यू 1 है, जबकि ut ऑफ -5 की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा ut ऑफ -3 वाला सिग्नल, यानी ये वाला सिग्नल हमारा 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट होगा, यहाँ पे 0 पुट होगा, ठीक है। यानी ये ऐसे आएगा, ये देखो e⁻³ इंटू t-3, क्योंकि हमने इसको ड्रा नहीं करना तो इस वजह से मुझे ना ये ड्रा करने की जरूरत नहीं है। देखें 1 पुट होगा इसकी जगह, क्योंकि जितना ये टाइम बता रहे हैं, जितने टाइम की हमने सरहद रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ut ऑफ -5 इस सरहद में 0 हो जाता है, ठीक है। देखो e⁻³ t-5 और इंटू 0 पुट हो गया इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि इस लम्हे के अंदर ut ऑफ -5 0 होता है। डेट्स वाई देखो जब इसको 0 से ज़रब देंगे ये पूरा 0 हो गया और ये सिर्फ रह गया e⁻³ इंटू t-3, ठीक है, ये आ गया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट व्हेन t इज ग्रेटर देन 5, यानी कि जब हमारा टाइम 5 से आगे बढ़ जाता है। तो देखो बच्चों ये सब आप सब जानते हैं,
जब हमारा टाइम 5 से आगे बढ़ चुका होता है तो फिर क्या होता है, जब हमारा टाइम 5 से आगे बढ़ चुका होता है तो फिर दोनों की वैल्यू 1 हो चुकी होती है, क्योंकि व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 5 देन दिस सिग्नल आल्सो एग्जिस्ट एंड दिस सिग्नल इज आल्सो एग्जिस्ट। क्योंकि देखो जब हमारा टाइम 5 से आगे होगा ना बच्चों, तो 5 से जब हम आगे बढ़ चुके होंगे तो यू टी ऑफ -5 की भी मैग्नीट्यूड 1 हो चुकी होगी और इसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 होगी। तो फिर एक फर्क आएगा इस इक्वेशन में, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की थी, देखें यहाँ पे भी 1 पुट हो जाएगा, ठीक है, 0 की बजाय 1 पुट हो जाएगा। फिर देखें क्या वैल्यू बन रही होगी, e की पावर -3 की 3 इंटू टी, ठीक है, और सेंटर में माइनस ई की पावर -3 इंटू टी -5, ठीक है बच्चों, ये आ गया। ओके, तो देखो लास्ट में बताया गया एल्सवेयर 0, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आपकी बी जूस डन हो गई है, बी जूस आपने रिजल्टेंट सारे लिख दिए हैं। अब बात आती है सी जूस की, सी एंड फाइनल जूस। तो देखो बच्चों वो कहता है हाउ इज जी ऑफ टी इज रिलेटेड टू वाई ऑफ टी, यानी ये जो आपने जी ऑफ टी निकाला, ये आपका जी ऑफ टी था ये बच्चों, जिसे मैंने वाई प्राइम टी का नाम दिया ना, ये आपका असल में जी ऑफ टी है, ठीक है। वाई प्राइम टी इज आल्सो कॉल्ड जी ऑफ टी। वो कहता है कि आपका ये जो जी ऑफ टी आपने ये निकाला है, ये किस तरह से रिलेट करता है आपके वाई ऑफ टी के साथ। तो देखो मैं आपको बच्चों अभी समझाता हूँ। अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं ना किसका, जी ऑफ टी का, जी ऑफ टी का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। वो अगर आप वाई ऑफ टी का डेरिवेटिव लोगे, लेट्स मैं आपको बताता हूँ असल में जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे। देखें जी ऑफ टी हमारा पता है किस तरह से रिलेट करता है वाई ऑफ टी के साथ, इसके साथ इस तरह से, अगर उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो जी ऑफ टी के इक्वल होगा। देखें किस तरह से, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम एक एक पॉइंट का डेरिवेटिव लेके देखते हैं। ये देखें ये जो पॉइंट है, देखो बच्चों इस पॉइंट में अगर मैं जरा गौर करूँ, ये मुझे सारे आपको ना रफ अमल में ही करके दिखाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ये देखो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ वाई ऑफ टी का, हर पॉइंट का मैं डेरिवेटिव लूंगा। देखो 0 का डेरिवेटिव लूँ तो 0 के इक्वल आ जाता है, यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ 0 के पॉइंट के ऊपर, यानी जब टाइम हमारा 0 से कम था, टाइम 0 से लेस देन था, तो 0 ही मिलता है, यानी ये चीज़ तो इक्वल आ गई। लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ये देखें वाई ऑफ टी की उस वैल्यू का जो कि 3 से 5 के दरमियान है, मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, फिर मैं कह सकता हूँ कि जी ऑफ टी बराबर है डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी के। ठीक है बच्चों, देखो वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/3 माइनस ई की पावर -3 टी प्लस 9 और ओवर 3, यही चीज़ है ना वाई ऑफ टी की वैल्यू। तो इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। इन दोनों में से देखो बच्चों पहले 1/3 कॉमन आ सकता है, एक चीज़ तो ये अंदर क्या रह गया 1 माइनस ई की पावर। देखो बच्चों ई की पावर अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ जरा, आपने मुझे खुद अंदाजा लगा के बताना। देखें ई की पावर अगर चेक की जाए यहाँ पे -3 दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता। ये देखें मैंने -3 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया टी -3, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव में क्या होगा, कांस्टेंट पीछे हट जाएगा और इनका डेरिवेटिव आ जाएगा टी के लिहाज से। तो देखो 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू टी -3 का डेरिवेटिव होने लगा। जरा गौर कीजिएगा बच्चों क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, ये तो 0 हो गया और ये माइनस पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा -1/3 डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर दिस वन। तो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव उसमें ये होता है बच्चों पहले एक्सपोनेंशियल एज इट एज अपनी पावर के समेत लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है उसकी पावर का अलहदा से एक दफा डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इसकी पावर क्या है बच्चों, इसकी पावर है -3 टी -3, तो इसके साथ ये देखो फिर ऐसे आ जाएगा, देखो -3 इंटू टी -3। अब इसका डेरिवेटिव होगा, देखें तो ये क्या आ रहा है, देखें -1/3 बच्चों पीछे ही है, ठीक है, और साथ में है ई की पावर -3 टी -3। इसका देखो डेरिवेटिव में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखो -3 पीछे आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, टी का, और ये -3 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो चुका होगा, वो 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, और टी टी डी टी से कट के 1 हो गया, तो ये -3 हमें दे रहा है, मतलब कि यहाँ से -3 निकलेगा। तो देखो बच्चों ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है, 3 1 जार हो गया। तो देखो हमें मिल रहा है, यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं वाई ऑफ टी का इस पॉइंट पे, तो हमें वही चीज़ मिल रही है जो इसके पॉइंट पे थी, यानी ये भी इक्वल हो गई। अब बच्चों मुझे ये तीसरा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं। ये जो आपकी टी इज ग्रेटर देन 5 है ना, इसका भी जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, जो आप जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यानी इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि आपका जो वाई ऑफ टी है बच्चों, वो उस वक्त जी ऑफ टी के बराबर हो सकता है आपके इसके रिजल्टेंट के, जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे। तो यही चीज़ हमने बतानी थी कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और ये देखें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं था, बस ये कह लें कि कुछ कंसेप्ट होते हैं जो ब्रेन में हमें सेव करने पड़ते हैं।